माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास 3 मेन व्यूज़ होते हैं। व्यू का क्या मतलब होता है? व्यू का अर्थ होता है कि हमें प्रेजेंटेशन किस मोड में दिखाई दे रही है। जैसे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे हम प्रेजेंटेशन देखते नहीं हैं, पहले हम प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, उसमें स्लाइड्स को अरेंज करना होता है और लास्ट में प्रेजेंटेशन व्यू करते हैं। तो 3 व्यूज़ इसके अंदर आपके सामने आते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल व्यू, सेकेंड है स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड थर्ड है स्लाइड शो व्यू। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, स्लाइड शो व्यू का मतलब है जैसे आप अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करते हो तो वो किस तरीके से दिखाई देती है, ऑडियंस किस तरीके से उसे देखेगी, वैसे ही आप स्लाइड शो व्यू में अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं। ये व्यू तब यूज़ होता है जब आपने पूरी स्लाइड तैयार कर ली है और आप उसका देखना चाहते हो कि आपकी स्लाइड शो कैसा लग रहा है। इसके फर्स्ट है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आपके सामने सिर्फ जो डेटा है, आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वो नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपके सामने स्लाइड सॉर्टर पेन होती है जिसमें आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो स्लाइड मैनिपुलेशन के लिए आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज़ करते हैं। नॉर्मल व्यू जिसमें आप अपने सारे काम को कर रहे होते हो, स्लाइड प्रिपरेशन कर रहे होते हो। और स्लाइड शो व्यू जिसमें आप अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन के एरिया में कैसे देखोगे, वो स्लाइड शो व्यू होता है। अब आपको प्रेजेंटेशन बनानी आ गई है, आप उस प्रेजेंटेशन को क्लास में यूज़ करना चाहते हो, एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट आप बच्चों से प्रेजेंटेशन यूज़ करवाना चाहते हो, तो किन बातों का आप ध्यान रखोगे, किन प्रिंसिपल्स और प्रिकॉशंस का आप ध्यान रखोगे ताकि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अंधकार में कक्ष का प्रयोग करें, यानी कि डार्क रूम होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें कंप्यूटर की हेल्प से अपना डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो। तो अगर रूम आपका डार्क है, अंधेरा है, तो उसके अंदर आपके जो कंटेंट्स हैं वो आसानी से दिखाई देंगे। और वहीं अगर रोशनीदार कमरा होगा तो उसमें बच्चों को आसानी से आपकी स्लाइड्स नहीं दिखाई देंगी। जैसे आप थिएटर में जाते हो तो वहाँ अंधेरे में आपको मूवीज़ दिखाई जाती हैं ताकि जो मूवी है वो अच्छे से आपको दिखाई दे। वही सेम प्रिंसिपल आपको पीपीटी यूज़ करते समय यूज़ करना है, डार्क रूम का यूज़ करेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल है बड़े अक्षरों का अधिक प्रयोग करें, यानी बोल्ड लेटर्स का प्रयोग करें, ताकि जो आप स्लाइड में शो कर रहे हैं वो आप अच्छे से बच्चों को डिस्प्ले कर सकें, जो मेन पॉइंट्स हैं वो बच्चों को दिखाई दे सकें। और इसमें आप नॉर्मल फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, कोई भी फैंसी फ़ॉन्ट, ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ ना करें जो समझने में डिफ़िकल्टी हो। थर्ड पॉइंट है चित्रात्मक सामग्री का अधिक प्रयोग करें, यानी ग्राफिकल मटेरियल आप ज़्यादा यूज़ करें, टेक्स्ट कम से कम यूज़ करें, क्योंकि टेक्स्ट तो बच्चों की बुक्स में भी बहुत हो जाता है और वो उसकी वजह से बोरिंग लग सकता है। इसलिए चित्रात्मक सामग्री जितनी ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे, आपका स्लाइड शो उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि का चयन करना या बैकग्राउंड चयन करना। तो आप जब टेक्स्ट बना रहे, अपनी स्लाइड्स बना रहे हो, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट आप लिखने वाले हो, जो इमेजेस आप डालने वाले हो, उसके लिए प्रॉपर बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपके फ़ॉन्ट्स डार्क कलर के हैं तो आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर इमेज आपकी लाइट कलर की है तो बैकग्राउंड थोड़ा अलग कलर का होना चाहिए। आप जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो, बैकग्राउंड उसके रिलेटेड होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं बैकग्राउंड सिलेक्ट करते समय, तो आपकी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है लिखित सामग्री का कम प्रयोग करें। जो रिटन मटेरियल है वो कम से कम हो, उसकी जगह आप उसके अंदर डायग्राम्स डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियो क्लिप्स डाल सकते हैं, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके और प्रभावशाली बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीमीडिया प्रारूप का सही उपयोग, यानी कि प्रॉपर यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। इसके अंदर हम मल्टीमीडिया में डायग्राम्स डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मल्टीमीडिया का यूज़ करते समय हम अपने टॉपिक से भटक नहीं जाएं। ना तो इसका उपयोग अधिक होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, सिर्फ इतना है जितना उसके लिए ज़रूरी है। ये बात हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि टीचिंग के लिए आपको अलग अलग मेथड्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन कोई भी मेथड दूसरे मेथड पे भारी नहीं होना चाहिए। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चों को समझाना, उनके बिहेवियर में परिवर्तन लाना। वो ही उतना ही एफिशिएंट होगा जब आप प्रॉपर अमाउंट में सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। सेवेंथ है विषय वस्तु स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन अबाउट कंटेंट। ये अपने पीछे के सारे पॉइंट से मिलता जुलता है कि हमें अपना टॉपिक क्लियर करना है। स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन का पर्पस है कि बच्चे उस टॉपिक को आसानी से समझ सकें, इसलिए आपको स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन करते समय उनकी सीक्वेंसिंग पे ध्यान रखना है, उनके कंटेंट पे ध्यान रखना है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते समय, माइग्रेट करते समय आपको थोड़ा बहुत टाइम बच्चों को समझने के लिए भी देना है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि विषय वस्तु का स्पष्टीकरण आसानी से हो सके। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक कौशल का अधिक प्रयोग करना, यूज़ ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग।
टीचर को चाहिए कि वो अपने एक्सप्लेनेशन कौशल को, व्याख्या कौशल का अधिक प्रयोग करे, ताकि जो आपने कंटेंट फाइल अपनी प्रेजेंटेशन में बनाए हैं, लिखे हैं, चाहे वो लिखित सामग्री हो, ग्राफिक्स हो, इमेजेस हो, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ताकि बच्चे स्लाइड को देखने के साथ साथ आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी एक्सप्लेनेशन सुनकर उसके साथ रिलेट करें और दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। फिर है पुनरावृत्ति करवाना, रिकैपिचुलेशन या रिवीजन। आपका कोई भी मेथड तब तक एफिशिएंट नहीं होता जब तक आप उसके अच्छे से रिवीजन नहीं कराते हो। तो स्लाइड शो होने के बाद आपको बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उन्होंने कितना समझा, कितना एफिशिएंट रहा, स्लाइड्स उनके लिए यूज़फुल रही कि नहीं रही। ये रिकैपिचुलेशन या रिवीजन बच्चों को अगली स्लाइड्स बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, बच्चों के रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको अपना फीडबैक मिल जाएगा। और लास्ट है पूर्व तैयारी करना, बिफोर हैंड प्रिपरेशन। तो स्लाइड्स आपको अच्छे से बनानी चाहिए, स्लाइड शो व्यू में उन्हें देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान में रखे हुए आपको एक्सप्लेनेशन का ध्यान रखना चाहिए, लाइट्स की, डार्क रूम की, बोल्ड लेटर्स की, ये सारे जो हमने पॉइंट स्टडी किए हैं इन सब के बारे में पहले से तैयारी करके ही आपको स्लाइड शो लेकर क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहिए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं वो आप आसानी से पूरे कर सकें, प्राप्त कर सकें और अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकें।